आज हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। क्योंकि रीजनिंग जो है वो उसमें अच्छे खासा वेटेज होता है क्वेश्चन का, और रीजनिंग एक स्कोरिंग वाली है क्योंकि वो सबसे हो जाती है और आसानी से चीज़ें आ भी जाती हैं। तो हम ये बताएंगे कि जिनको रीजनिंग से डर लगता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, या कैसे रीजनिंग हमें करनी है, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एचएस कंपटीशन फॉर बैंकिंग। आज एपिसोड 5। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रीजनिंग कैसे करनी होती है, और रीजनिंग से डर निकालो। और रीजनिंग क्योंकि स्कोरिंग है और रीजनिंग पेपर में सभी बच्चे करके आते हैं, तो हमें इस टाइप में रीजनिंग को प्रिपरेशन करनी है कि एकदम से अच्छे प्रिपरेशन हो जाए, ताकि हमारी रीजनिंग जो है पूरे फुल नंबर लेके आए हम। या मतलब चाहे एसबीआई पीओ हो, आईबीपीएस पीओ हो, या क्लर्क का कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, या आरआरबी पीओ हो, उसमें भी हम रीजनिंग अच्छी करने वाले हैं 2026 के लिए। अभी से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि कोई भी चीज़ों का डाउट जो है वो हमारे मन में नहीं रहना चाहिए। तैयारी स्टार्ट करने से पहले जितने भी डाउट होते हैं वो सारे हमें कवर करने पड़ेंगे, तभी ही हम आगे तैयारी अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि रीजनिंग के लिए आपने टीचर डिसाइड कर लिया होगा। आपको पता है कि टीचर कौन कौन से हैं, जो मैंने उस एपिसोड पहले, अगर आपने एपिसोड देखे हैं तो उसमें आपको पता चल जाएगा टीचर कौन कौन से हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, उसमें जो टीचर हैं वो सौरभ सर हैं। रीजनिंग के लिए अड्डा 247 के सबसे बेस्ट टीचर हैं। उसके बाद में है शुभम सर, अड्डा 247 के, ठीक है। और अगर किसी ने मैडम से पढ़ना है तो सोना मैम पढ़ाती हैं बहुत अच्छा, ठीक है, अड्डा 247 पे ही, अड्डा बैंकिंग वाले पे। तो उस पे सोना मैम पढ़ाती हैं। अगर आपको यस अफसर से, अंकुश लांबा सर से पढ़ना है तो आप अंकुश लांबा सर से पढ़ सकते हो। यूट्यूब पे पुनीत सर भी पढ़ाते हैं। पुनीत सर का भी एक कोई है फैकल्टी, पता नहीं किस पे है, पुनीत सर भी पढ़ाते हैं, ठीक है। शायद लर्निंग लर्निंग नीति में है शायद। तो वो उन वहाँ से भी बहुत बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रात को 10 बजे सेशन भी आता था। 2026 में फिर से शायद स्टार्ट करेंगे वो। तो ये चीज़ें हैं कि आप वहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन अगर प्रॉपर एक टीचर को आप पकड़ लोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहद आसान हो जाती हैं। ज़्यादा अलग अलग टीचरों को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि कोई थ्रेड मेथड करा रहा है, कोई जल्दी जल्दी चीज़ें करवा रहा है, कोई आराम से करवा रहा है। तो अगर आपने जिससे फाउंडेशन क्लियर किया होगा, आप अगर उससे चीज़ें करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसलिए सिर्फ आपको इतना करना है कि आपको एक टीचर ऐसा डिसाइड करना है कि जो आपकी चीज़ें करे, आपको पूरा फाउंडेशन सिखा दे। उस फाउंडेशन सिखाने के बाद आप उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, और मॉक में स्कोर ले आओ। बस इतना करना है, ज़्यादा टीचरों की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा मैराथन और इधर उधर के टीचरों की ज़रूरत नहीं है। एक टीचर पकड़ लो, चाहे आप किसी भी टीचर को पकड़ लो। मैं नहीं बोलता कि आप सौरभ सर को पकड़ो या किसी को पकड़ो, इसीलिए तो हम टीचर, जैसे मैं बता रहा हूँ ना, इतने टीचर हैं, इतने टीचर में आप किसी को ले लोगे तो आपका आराम से फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा। बट आपको फाउंडेशन ही क्लियर करना है, वहाँ से फाउंडेशन क्लियर करके अच्छे से पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सैलोगिज्म, मिसलीनियस से चीज़ें स्टार्ट होती हैं, आपको पता होगा, अल्फ़ा न्यूमेरिक, इनक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, सैलोगिज्म, ये सारी जितने भी हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस है, ब्लड रिलेशन है। उसके बाद में आता है सिटिंग, उसके बाद आता है पजल, ठीक है। तो ये चीज़ें जितनी है, उसके बाद में मेंस वाले कुछ आ जाते हैं, मशीन डाटा इनपुट, वो डाटा सफिशिएंटी, ऑर्डर रैंकिंग, ऐसे करके। नहीं, ऑर्डर रैंकिंग तो इसका भी पार्ट है, प्री का भी। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है, सिर्फ अपना बेसिक क्लियर करो अच्छे से और कंप्लीट करो सिलेबस पूरा, और इसकी प्रिपरेशन करो, ताकि मॉक लगाओ, उसके बाद में नंबर आपके अच्छे ही आएंगे, ठीक है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि अब अल्फ़ा न्यूमेरिक है, अल्फ़ा न्यूमेरिक को आप पूरा सीखो, क्योंकि रिजल्टन बेस तक अल्फ़ा न्यूमेरिक सीखो पूरी। अब जो टीचर आपको फाउंडेशन अच्छे से करवाएगा तो वो अच्छे से रिजल्टन बेस तक अल्फ़ा न्यूमेरिक करवा देगा। तो आपको रिजल्टन बेस तक अल्फ़ा न्यूमेरिक आनी चाहिए सारी, क्योंकि आगे चल के एसबीए पीओ आ रहा है, हाई लेवल चीज़ें पूछता है, तो उसमें अच्छी खासी अल्फ़ा न्यूमेरिक अगर आएगी, जो भी चीज़ें आएंगी, जो भी, मेरा मानना सिर्फ इतना है कि आपको जितना भी आप कंप्लीट करते हो उतना सिलेबस आपको आना चाहिए, चाहे आप मेंस लेवल तक पढ़ते हो, चाहे आप प्री प्री पढ़ते हो। पहली बात तो यह है कि दोनों पढ़ना चाहिए, ठीक है। आप रिजल्टन बेस तक करके ले जाओगे। अभी अगर फाउंडेशन आप कंप्लीट कर रहे हो तो आपको रिजल्टन बेस तक जाना चाहिए। उधर बात करते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग पूरी करनी चाहिए। इनक्वालिटी या इनक्वालिटी भी, कोडेड इनक्वालिटी तक जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं होती है। सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग मतलब थोड़ा लंबा चैप्टर है, अल्फा न्यूमेरिक थोड़ा लंबा चैप्टर है, मतलब जल्दी फिनिश हो जाता है, बट थोड़ा लंबा है। कोडिंग डिकोडिंग हमें जल्दी समझ नहीं आती, क्योंकि उसकी मेंस वाली जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो थोड़ी सी होती है, लेंदी होती है, तो इसलिए वो जल्दी समझ नहीं आती है। और बहुत ज़्यादा उस पर दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है कोडिंग डिकोडिंग पे।
मतलब प्री के लिए चाइनीज़ कोडिंग इनफ है, बहुत बढ़िया चाइनीज़ कोडिंग कर लो आराम से, ठीक है। लेकिन मेंस के लिए आपको जो कोडिंग डिकोडिंग करनी है, पहले आपको और सारे चैप्टर ख़त्म कर लेने हैं। सिर्फ आपको मेंस का कोडिंग डिकोडिंग का प्री का चाइनीज़ कोडिंग फिनिश करके उसके बाद में आपको जितना भी क्या बोलते हैं कि मेंस वाली कोडिंग डिकोडिंग है वो अभी छोड़ देनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। अगर आप ऐसा किसी का बैच बैच ज्वाइन करे हो, पुराना बैच ज्वाइन करे हो, तो वो बात अलग है। अगर 2026 वाला करे हो, वहाँ से तो टीचर जितने भी हैं आपको साथ में ही लेके चलेंगे, तो आप उनको फॉलो करना है। और दूसरी जो बड़ी बात है, बड़ी बात ये है कि जैसे आपने अल्फ़ान्यूमेरिक से स्टार्ट किया है, तो अल्फ़ान्यूमेरिक जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग इनइक्वालिटी कोई सा भी टॉपिक जो भी स्टार्ट होगा, उस टॉपिक को आपको करते रहना है। बट पीछे बैक आके जो अल्फ़ान्यूमेरिक का चैप्टर है, उसमें भी आपको डेली 10 से 15 क्वेश्चन डेली करने होंगे, क्योंकि 10 से 15 क्वेश्चन डेली करोगे तो आप अल्फ़ान्यूमेरिक को भूलोगे नहीं। देन आगे फिर से यही काम करना है, जब आपका इनक्वालिटी कोडिंग डिकोडिंग जो भी चैप्टर नेक्स्ट वाला होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में अगले नेक्स्ट पे आपको जाना है। तो जो पीछे वाले 2 चैप्टर हैं, इन दोनों चैप्टरों को आपको 10-10 क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन आपको रिवाइज करके लेके चलना होगा। क्योंकि अगर आप ये 10-10 15-15 क्वेश्चन रिवाइज करके नहीं लेके चलोगे, तो आप वो वाला चैप्टर तो सीख ही रहे हो जो टीचर सिखा रहा है, लेकिन जो पीछे वाले चैप्टर हैं वो टीचर आपको सिखा चुका है। तो आपने अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं की रही तो फिर आप भूल जाओगे। उसके बाद में जब कभी मॉक लगाओगे या जब कभी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में फिनिश हो जाएगा, आपको फिर से यही लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है और आपको कुछ आता जाता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस डर से, इस चीज़ों से बचने के लिए कि बाद में हम रिग्रेट ना करें, हम डेली प्रैक्टिस लें। साथ में 10-10 क्वेश्चन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। ऐसे ही क्वांट करना है, ऐसे रीजनिंग में 10-10 क्वेश्चन करके लेके चलने हैं आपको। अल्टरनेट डे पे ले सकते हो आप, मतलब आज जैसे आपने अल्फ़ान्यूमेरिक ले ली 10, अगर आपके पास टाइम कम है तो आज आप अगर इनक्वालिटी पढ़ रहे हो तो आपने अल्फ़ान्यूमेरिक के 10 क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। परसों को आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो तो आपने इनक्वालिटी आपका कंप्लीट है, तो आपने अल्फ़ान्यूमेरिक को छोड़ के इनक्वालिटी 10-20 ले लिए, अगले दिन फिर से अल्फ़ान्यूमेरिक ले लिए। ऐसे अल्टरनेट डे पे आप चेंज कर सकते हो चीज़ों को, ताकि आपकी और ज़्यादा हैबिट बन सके चीज़ों को करने, और आपके रिदम बनी रहे, प्रैक्टिस बनी रहे, चीज़ें आप भूलो नहीं। डेली प्रैक्टिस करते रहोगे तो चीज़ें भूलोगे नहीं। ये तो चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद में जब आप मिसलेनियस पूरा ख़त्म कर लोगे, उसके बाद में आएगी बात सिटिंग की, पजल की। सिटिंग पजल जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, दोनों चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों ही मिले जुले होते हैं। सिटिंग थोड़ी सी टफ लगती है क्योंकि वहाँ पे सर्कल होता है, रेक्टेंगल होता है, वहाँ पे चीज़ें होती हैं। पजल में थोड़ा बॉक्स होता है तो उसमें थोड़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं, थोड़ी चीज़ें पता होती हैं, ठीक है। आउटसाइड और इनसाइड वाला सिस्टम नहीं होता है, तो थोड़ा सा वो चीज़ें दिक्कत नहीं करती है वहाँ पे। और सिटिंग में जो है आउटसाइड इनसाइड रॉ बेस्ड ये सारी चीज़ें होती हैं, नॉर्थ ईस्ट, तो ये चीज़ें थोड़ी दिक्कत करती हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट थोड़ा सा फ्लोर फ्लैट में आपको मिलेगा, उसमें नॉर्थ ईस्ट का काम होता है, ठीक है। बाकी आपको मंथ बेस्ड हो गया और बॉक्स बेस्ड हो गया, इसमें ऐसी चीज़ें नहीं है, इसमें आराम से आप काम कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल फ्लोर है वो भी ठीक है, ठीक है। और कंपैरिजन वाली है, सारी चीज़ें जो हैं ये आराम से नॉर्मल आपकी हो जाती है पजल। तो पजल सिंपल है, थोड़ा सेटिंग थोड़ा सा टफ है, बट ये है कि अगर आप पहले सेटिंग सीखते हो उसके बाद में पजल सीखते हो तो आपको बहुत ही आसान चीज़ें लगने वाली हैं। इसलिए आप पहले आप सेटिंग सीख लो, जैसे आपके टीचर सिखाएं आप वैसे सीख सकते हो, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको वही है कि प्रैक्टिस डेली करनी है। जिस भी टीचर से आप सीख रहे हो, आपने अगर पजल कंप्लीट कर लिया है या आपने सेटिंग कंप्लीट कर ली है, तो आपको सिर्फ 5 पजल 10 पजल 5 पजल 10 पजल ऐसे डेली आपको सॉल्व करनी है खुद से। जैसे आपने आज सर्कल वाला सेटिंग का इंपॉर्टेंट कर लिया, कल आपका रेक्टेंगल वाला है या स्क्वायर वाला है, तो आपको सर्कल वाले की 10 सॉल्व करनी है। उसके बाद में जब आपको रेक्टेंगल वाला या स्क्वायर वाला ख़त्म कर लोगे, उसके बाद में आपको रेक्टेंगल पे जाना है तो स्क्वायर वाले की 10 करनी है, और 5 जो है वो सर्कल वाले की करनी है, क्योंकि सर्कल भी आपने नया सीखा है और स्क्वायर भी आपने नया सीखा है, दोनों की प्रैक्टिस करनी है। अब यहाँ पे बात आती है कि टाइम तो इतना होता नहीं है, तो बड़ा टाइम तो देना ही पड़ेगा। आप थोड़ा सा कहीं और कट कर सकते हो। आज के दिन जैसे आपने सोचा है कि आज के दिन बीच में संडे भी आता है, ठीक है। संडे को अगर जो चीज़ें आप इसके चक्कर में, जो चीज़ें आप और कोई सब्जेक्ट या कोई भी और टॉपिक अदर टॉपिक है जो आप छोड़ रहे हो, वो आप संडे को कवर कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही चीज़ें आप करोगे तो आपकी रीजनिंग जो है वो बहुत ही बिंदास होने वाली है, बहुत ही अच्छी हो जाएगी। बट दिक्कत और यही है कि अगर आप करते रहोगे, आप डरोगे नहीं। पजल है आराम से बनेगी, छोटी पजल बनाओ पहले, बड़ी पजल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है।
वेरिएबल को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले नॉर्मल पजल बनाने के देखो, नॉर्मल पजल में आपको सारा पता चल जाता है कि इनसाइड कौन देख रहा है, आउटसाइड कैसे देख रहा है, रीडिंग की हैबिट हो जाती है। अच्छे से रीडिंग करते हो, हैबिट बहुत अच्छी बनती है। तो ये चीज़ें करोगे तो हैबिट भी बनेगी और भी चीज़ें सेट होंगी। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बच्चे जो बड़ी वाली पजल पकड़ लेते हैं, वेरिएबल पकड़ लेते हैं पहले से और चीज़ें नहीं बन पाती हैं। सिर्फ आपको इतना करना है कि कोई वेरिएबल नहीं पकड़ना है, नॉर्मल पजल पहले लगाओ, उसके बाद में वेरिएबल के साथ आराम से फ्रेंडली हो जाओगे। वेरिएबल कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा सा लेवल दूसरा हो जाता है। मतलब लेवल का मतलब है कि एक में दो चीज़ें हो जाती हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होती है भाई। वैसे हमें एक चीज़ वहाँ पे लगानी होती है, वैसे दो चीज़ें लगानी होती है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बट कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए आपको सिर्फ इतना करना है कि अपना काम करते रहो अच्छे से, और प्रैक्टिस करते रहो। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे मिसलीनियस की, पजल की, ठीक है, सिटिंग की, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा काम होगा। उसके बाद में जब आपने एक बार लगा लेनी है सारी पजल, ठीक है, अच्छे से लगा दी कि 200-300 पजल आपकी लग गई है, 400 पजल लग गई है, उसके बाद में फिर आपको टाइम के साथ लगानी है। स्टार्टिंग में सबसे मेजर पॉइंट ये भी है कि बच्चे क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में पजल को पकड़ेंगे और देन उधर टाइम देख लेंगे कि मेरी एक पजल को 10 मिनट लग गए या मेरी एक पजल को 5 मिनट लग गए। अरे भाई, अभी सीखा है तो इतनी जल्दबाजी किस बात की है कि अभी आपको एकदम से उसमें प्रो बनना है क्या? एकदम से कोई प्रो नहीं बना है आज तक। तो इसलिए आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको पहले अच्छे से पजल लगानी है, 200-300 पजल, 400-500 पजल। जब आप सॉल्व कर लोगे तब आप टाइमर उठाओ और पजल लगाओ। एक टाइम लगा लो कि मुझे 30 मिनट में, मुझे 40 मिनट में, जैसे आपके पास टाइम हो, 30-40 मिनट में मुझे 10 पजल करनी है या जितनी भी करनी है। एक पजल का पीडीएफ लो, 40 मिनट का टाइमर सेट करो और वो पजल लगाना स्टार्ट कर दो। जब 40 मिनट का टाइमर ख़त्म हो जाए उसके बाद में 40 मिनट का टाइमर को बंद कर दो। देखो मेरी पजल कितनी हुई है, 10 हुई है, 12 हुई है, 15 हुई है, 5 ही हुई है, जितनी हुई है उसको देखो। फिर आप एवरेज टाइम निकाल सकते हो कि कहाँ पे गलती की है, कहाँ पे टाइम निकला है। देन उसके बाद फिर से दूसरे तीसरे दिन फिर से ऐसा करो कि फिर से टाइमर दो 30 मिनट का, फिर से पजल लगाने की कोशिश करो। मैं गारंटी के साथ देता हूँ कि अगर आप थोड़े दिन काम करोगे, 10-15 दिन अगर आपने टाइमर के साथ काम कर लिया, उसके बाद में आपकी टाइम आ जाएगी कि 2 मिनट में हो रही है, 3 मिनट में हो रही है। और दूसरी बात यह है कि अपने आप को जज नहीं किया जाता है कि जज करने बैठ जाते हो आप कि मेरे से चीज़ें नहीं हो रही हैं या मेरे से नहीं बनेगी पजल या ऐसा है वैसा है या मैं कैसे करूं। ऐसा कुछ नहीं है। देखो, करना आपको ही है, ठीक है, कोई बोल सकता है आपको कि ऐसे कर लो, थोड़ा मोटिवेशन दे सकता है, बट नहीं, करना हमें खुद है तो हमें खुद से करना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें किसी से मोटिवेशन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन लेने का कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत चाहिए, चलो कभी ये बंदा लो फील करता है कि मोटिवेशन चाहिए, उस पर्पज़ से आपको मोटिवेशन दिया भी जाता है, चीज़ें होती भी हैं। बट सिर्फ एक बात है कि आपको काम तो खुद से करना पड़ेगा ना। अगर आप खुद से अपने कंसिस्टेंसी रखोगे, चीज़ें रखोगे, तो आप बहुत ही अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसीलिए यही फ़ायदा है आपका कि आप काम करो, और काम करोगे तो बहुत ही अच्छे से चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ऐसा है कि आप ऐसे ही सारा स्कोर कर सकते हो, और चाहे 35 में 35 कर सकते हो, क्लर्क में 35 कर सकते हो, पीओ में अगर आप 30 भी करते हो तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी पजल थोड़ी बड़ी आ जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, बट ये है कि चीज़ें होंगी और बहुत ही आसानी से होंगी। आप आराम से कर सकते हो। बस अभी टाइम है, ये मत सोचना कभी, और टाइम को गंवाना मत, क्योंकि आज 21 हो गई है, आज 21 तारीख है। आज से स्टार्ट करो, अच्छे से स्टार्ट कर दो। अगर नहीं किया है अभी तक तो आज से कर दो। अब टाइम मत गवाओ, 1 जनवरी को मत देखो। 1 जनवरी बहुत बेकार है, क्योंकि 1 जनवरी आएगी तब, उसके बाद में 2 आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और आपका पता चले कि ना स्टार्ट हुआ, तो फिर आप उस गिल्ट में हो जाओगे कि मैंने तो 1 जनवरी का प्रण लिया हुआ था, मैंने तो अपने आप को टारगेट दिया हुआ था, और सम रीजन से टारगेट अगर वो नहीं पूरा होता 1 जनवरी को, तो आप फिर से नए साल में ही आप एक डिमोटिवेशन की तरफ उस लाइन में चले जाओगे, उस पटरी पे चले जाओगे कि मुझे मैंने तो 1 जनवरी अपने आप को टारगेट दिया था, कुछ नहीं हुआ है, चलो 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं हो चलो 3 से करते हैं। ये चीज़ें प्रॉब्लम करती हैं, ऐसा नहीं है, ये आसानी से प्रॉब्लम करती हैं। तो इसलिए आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक होती हैं, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। तो इसलिए हमें ऐसा काम नहीं करना है। हम आज से ही सोचेंगे, क्योंकि हमने सोच रखा है तो हमने पढ़ना पड़ेगा और हम पढ़ेंगे। ऐसे रीजनिंग में अच्छे से सारी चीज़ें कर लेंगे।
और आप एक बात और देख लो, इंस्टाग्राम पे मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दे दी हैं, एग्ज़ाम पैटर्न दे दिए हैं, सारे के सारे एग्ज़ाम के सिलेबस भी दे दिया है, और आप अच्छे से फॉलो कर सकते हो उसको, ठीक है। और एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है।